हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कोटा की बेस्ट निशान कोचिंग के ऑनलाइन ऐप पर। और आप देख रहे हैं 12th बायो की वीडियो क्लास। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दो विधियां, और आज हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरी और अंतिम विधि डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोपण या ग्राफ्टिंग। रोपण या ग्राफ्टिंग में हम लेंगे दो अलग अलग पादप। जी हाँ स्टूडेंट, पादप अलग अलग होने चाहिए और इनके भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक नए पादप का निर्माण किया जाता है। इस विधि को ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें जिस उपयोगी पादप भाग को रोपित किया जाता है उसे कलम कहते हैं, और जिस अनुपयोगी पादप भाग पर कलम को रोपित किया जाता है उसे स्कंद कहते हैं। तो इसमें दो शब्द आपको अच्छी तरह ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसमें पहला भाग है कलम और दूसरा भाग है स्कंद। तो ग्राफ्टिंग करते समय एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनकी एधाएं आपस में जुड़ जानी चाहिए। यदि एधाएं आपस में नहीं जुड़ेगी तो पादप का निर्माण शुरू नहीं होगा। एधाएं आपस में जुड़ते ही इनकी कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ हो जाएगा और इनके संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लेम, जो कि आप 11 में बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, वो आपस में जुड़ जाएंगे और नए पादप का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ्टिंग में चार विधियों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली विधि अपन ले रहे हैं जीबी या विप्रोपण। जीबी या विप्रोपण में कलम और स्कंद दोनों में वी आकृति का चीरा लगाया जाता है, जिससे ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। फिर इन्हें बांध दिया जाता है और एक नए पादप का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरी विधि अपन लेंगे फच्चर रोपण। फच्चर में कलम में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, वी आकृति के स्थान पर वेज आकृति का चीरा लगाया जाता है। वेज में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, वेज का मतलब होता है एक छेनी के प्रकार का यंत्र, जिसको आपने पत्थर तोड़ने वालों के पास देखा होगा, तो उसको अपन वेज कहते हैं। और स्कंद में वही वी आकृति का चीरा लगाया जाता है, फिर इन्हें आपस में जोड़कर बांध दिया जाता है। तीसरी विधि है किरीट या मुकुट रोपण। इसमें ध्यान रखिएगा स्कंद काफी बड़ा और चौड़ा होना चाहिए और उसमें अनेक कलमें रोपित की जा सकती है। चौथी और अंतिम विधि है कलिका रोपण। कलिका रोपण में स्कंद में टी आकृति का चीरा लगाया जाता है और उसमें कलिका के रूप में कलम को रोपित कर दिया जाता है। तो इस तरह हमने देखा रोपण की चारों विधियां। इसके बाद जनन के प्रकार में दूसरा और अंतिम जनन का प्रकार आया है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, आइए इसकी परिभाषा डिस्कस करते हैं। तो वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया पाई जाती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की घटना आवर्तबीजी पादपों में पुष्प के अंदर ही होती है। तो इसके लिए हमें पुष्प को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। पुष्प, फ्लावर आप अच्छी तरह जानते हो और साथ ही 11th में इसको काफ़ी अच्छे से आपने डिस्कस किया होगा। पुष्प की भी एक परिभाषा हो सकती है। तो पुष्प की परिभाषा को हम इस तरह देख सकते हैं, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोग होता है जिसमें लैंगिक जनन की घटना कंप्लीट होती है, उसे पुष्प कहते हैं। आप बायोलॉजी को देख सकते हैं कि हमने पुष्प की भी एक परिभाषा बना दी। इसके बाद हम देख रहे हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में चार भाग, जिनको अपन चक्र भी कह सकते हैं, होते हैं। सबसे पहला भाग अपन देख रहे हैं बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज कैलिक्स, जो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, इसका रंग हरा होता है और इसका मुख्य कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करना भी होता है। साथ ही ये हरे रंग की होती है तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। इसकी एक इकाई को हम बाह्यदल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेपल कहते हैं। दूसरा जो भाग है वह है दलपुंज। दलपुंज को कोरोला भी कहते हैं। ये एक रंगीन चक्रीय संरचना होती है और इसकी एक इकाई को दल, पंखुड़ी या पीटल्स कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, तो पंखुड़ियों का पुष्प में उपयोग
कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। साथ ही इसमें मकरंद भी होता है जो कीटों को भोजन उपलब्ध कराता है। इसका तीसरा पार्ट है पुमंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पुमंग को पुष्प का नर जननांग भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंड्रोसियम कहते हैं। इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं, जिन्हें परागकोश, योजी और पूतंतु कहते हैं। पुष्प का अंतिम भाग जायांग कहलाता है। ये सबसे भीतर स्थित होता है। इसकी एक इकाई अंडक कहलाती है और ये अंडक भी 3 भागों में बटा होता है, जिन्हें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये पुष्प का मादा जननांग माना गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार 12th बोर्ड की परीक्षा में 2020 में पुष्प के चारों भागों के नाम पूछे गए हैं, तो ये बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए, अभी आप पढ़ रहे थे बाह्यदलपुंज और दलपुंज, तो बाह्यदलपुंज और दलपुंज को सम्मिलित रूप से सहायक चक्र भी कहते हैं। सहायक चक्र बराबर बाह्यदलपुंज प्लस दलपुंज, और पुमंग और जायांग को सम्मिलित रूप से आवश्यक चक्र भी कहते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, बाह्यदलपुंज और दलपुंज में जनन की क्षमता नहीं होती, अर्थात ये बंधे होते हैं। दूसरी बात, पुमंग और जायांग दोनों जनन योग्य होते हैं, मतलब जननशील होते हैं। इसके बाद हम पुष्प की संरचना को डिस्कस कर रहे हैं। पुष्प की संरचना को हम चित्र के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पुष्प के चारों भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इसमें 2 अतिरिक्त चीजें भी हमें नजर आ रही होगी, पुष्पवृंत और पुष्पासन। पुष्पवृंत को स्टूडेंट हम अपनी नॉर्मल भाषा में डंठल भी कह सकते हैं। तो पुष्प को जहाँ से पकड़ते हैं उसको डंठल या पुष्पवृंत कहते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे पुष्पवृंत का ऊपरी भाग जो काफ़ी चौड़ा है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन में पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं, इसके ऊपर ये टिके रहते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको नजर आ रही होगी, पूर्ण और अपूर्ण पुष्प। तो पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? पूर्ण पुष्प में अभी अपन पुष्प के चारों भागों को डिस्कस करके आए। हमने देखा बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। यदि किसी पुष्प में चारों भाग उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प कहते हैं। पूर्ण पुष्प का सबसे अच्छा उदाहरण अपन गुलाब ले सकते हैं, सूरजमुखी ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज अगर आपको नजर आ रही है तो वह है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? अपूर्ण पुष्प में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इनमें से एक चीज अनुपस्थित होती। मुख्य रूप से पुमंग और जायांग में से ही एक चीज अनुपस्थित मानी गई है। यदि किसी पुष्प में पुमंग और जायांग कोई एक ही प्रेजेंट है तो फिर उसे अपन कहेंगे अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प किस में देखा गया है? तो अपूर्ण पुष्प बहुत फेमस उदाहरण है लौकी और पपीता। इनमें पुमंग और जायांग में दोनों में से एक ही जननांग उपस्थित होता है, तो उसे अपन कहते हैं अपूर्ण पुष्प। तो इस तरह स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया और इस तरह अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।